आमतौर पर बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता और यह हकीकत है और खुद बीजेपी भी खुलेआम कहती है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। बावजूद इसके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, तब भी उनको 12% मुस्लिम वोट मिलता है। अब आप एक झलक मारिए बिहार में हुए 2020 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू साथ में चुनाव लड़ी थी। क्षेत्र संख्या 175 हिलसा सीट से लड़े जदयू के कैंडिडेट कृष्ण मुरारी आरजेडी से लड़े शक्ति सिंह यादव को 12 वोट से हराते हैं। जेडीयू को मिले थे 61,848 वोट और आरजेडी को 61,836। सिर्फ 12 वोट से यहाँ जेडीयू जीत हासिल करती है। अगला है क्षेत्र संख्या 170 12 बीघा, जहाँ जेडीयू को मिला था 39,878 और कांग्रेस को मिला 39,765। यहाँ ओनली 113 वोट से जेडीयू जीतती है। अगला क्षेत्र संख्या 151 परभट्टा, जहाँ जेडीयू केवल 950 वोट से जीत हासिल करती है। झाझा क्षेत्र संख्या 242, जहाँ जेडीयू केवल 1679 वोट से जीतती है। इस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा जीते गए 43 सीटों में से 11 ऐसे सीट है जहां नीतीश कुमार सिर्फ 2000 से भी कम के मार्जिन से सीट जीते हैं। इसके बाद ये देखिए, रामगढ़ सीट पर आरजेडी बीएसपी को 189 वोट से हराती है। क्षेत्र संख्या 212 डेहरी आरजेडी बीजेपी को 464 वोट से। मुंगेर बीजेपी आरजेडी को 1244 वोट से हराती है। दरभंगा रूरल आरजेडी जेडीयू को 214 वोट से। बछवाड़ा बीजेपी सीपीआई को ओनली 484 वोट से। मीठा हानि सीट से एलजेपी जदयू को ओनली 333 वोट से हराती है। आप 2020 विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट डाउनलोड करके देखेंगे तो 243 सीटों में से 114 ऐसे सीट है जहां 5000 से भी कम वोट के मार्जिन से जीत हार हुई है और बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या है 18%। जिस सीट पर सबसे कम वोट पड़ा है वो भी है 1,60,000, नहीं तो हर सीट पर लगभग 2 लाख के आसपास वोट पड़े ही हैं। फिर भी 1,60,000 का 18% देखे तो भी हर सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 28,800 होती है, जो कि हर सीट पर बराबर नहीं है। कुछ सीट पर तो 80-80 हजार मुस्लिम वोटर वोट डालते हैं। ये वही सीट है जहां से 5 विधायक एआईएमआईएम के जीते थे और कुछ सीटों पर एआईएमआईएम उप विजेता रही या 3 नंबर पर रही। बहरहाल हर सीट पर मुस्लिम वोटर 20,000 तो वोट डालते ही है और 114 सीट पर जीत हार का मार्जिन 5,000 वोट से कम है। 2020 इलेक्शन की तरह इस बार भी 2025 बिहार इलेक्शन में सेम गठबंधन सेम चेहरा के साथ पार्टियां मैदान में उतरेंगी, लेकिन इस बार वो मुस्लिम वोट जो नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहने पर भी मिलती थी, अब वो मुस्लिम वोट शायद नीतीश बाबू को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नीतीश बाबू वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर चुके हैं, जिससे मुसलमानों में नाराजगी साफ दिख रही है, जिसका नुकसान आप समझ ही गए होंगे कि कितना कम मार्जिन से कितने सीटों पर जीत हार होती है बिहार विधानसभा इलेक्शन में। अब सवाल ये बनता है कि क्या नीतीश कुमार को ये सब पता नहीं है? तो भाई साहब, नीतीश कुमार राजनीति के वो शिकारी है जो उड़ती हुई चिड़िया का पर गिन लेते हैं, तो ये नुकसान उनको कैसे पता नहीं होगा। यही रीजन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग होने से 5 घंटा पहले तक पार्टी लाइन डिसाइड नहीं किए थे। उनके पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि नीतीश कुमार पार्टी का लाइन डिसाइड करे वक्फ बिल पर, जिससे मैटर साफ हो जाए कि वक्फ बिल पर सपोर्ट करना है कि नहीं। पर नीतीश कुमार पड़े थे बीजेपी के साथ बात वार्तालाप में और वक्फ बिल पर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए मान नहीं रहे थे, बीजेपी के लाख कोशिश के बावजूद भी। फिर अंत में थक हार कर बीजेपी ईडी और सीबीआई का यूज करती है और नीतीश कुमार को ये खबर दिखाई जाती है। बिहार आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब्त किए 12 करोड़। आईएएस संजीव हंस मामले में पूर्व विधायक गुलाब की जमानत अर्जी खारिज। पटना में इंजीनियर समेत 8 अधिकारियों के ठिकाने पर रेड। सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर ऑफिसर। तारिणी दास के घर मंगवाई गई नोट गिनने की मशीन। संजीव हंस नीतीश कुमार के एकदम करीबी ऑफिसर में से एक थे, एकदम खास में भी खास थे। तो बीजेपी ने कहा कि नीतीश जी अब आप देख लीजिए, जब जांच आगे बढ़ेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लोगों को भी उठकर जेल जाना पड़ता है। देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है अरविंद केजरीवाल
साल का। उसके बाद क्या था, नीतीश कुमार को वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट करना ही पड़ा। इसके बाद क्या था, जेडीयू में फूट पड़ी और इस्तीफा देने वालों की लाइन लग गई। लेकिन ये वो पहलू है जो आपको दिखाया जा रहा है। हकीकत तो ये है कि बीजेपी उन तमाम पार्टियों के वजूद को खत्म करना चाहती है जिन पार्टियों के साथ उसे मजबूरी में गठबंधन करना पड़ता है, और इसके लिए वो तरह तरह के पैतरे आजमाती है। जैसे वक्फ बिल हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन, ईडी के जरिए हो, सीबीआई के जरिए हो, उन तमाम नेताओं और पार्टियों को टारगेट करती है जिनके वोटर केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और क्षेत्रीय चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं। तो बीजेपी के हिसाब से अगर इन पार्टियों को खत्म कर दिया जाए तो गठबंधन करने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इन सारे वोटर्स के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा, डायरेक्ट बीजेपी। और उसके लिए बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का जमकर इस्तेमाल किया, जिसके डर से बहुत सारे नेता अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिए और बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे जांच रुक गए और बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरा हो गए। और कुछ पार्टियों को बीजेपी अपने साथ गठबंधन करके राजनीतिक रूप से कमजोर या लगभग खत्म ही कर दी है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना हो गया, पंजाब में अकाली दल, तेलंगाना में टीडीपी, असम में एजीपी, हरियाणा में जेजेपी जननायक जनता पार्टी। और अब बारी है वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी की। अब सवाल बनता है कि क्या ये पार्टियां इतनी बेवकूफ है जो समझ नहीं पाती? तो नहीं, हमारे और आपसे 500 गुना ज्यादा समझती है ये राजनीतिक पार्टियां, पर बीजेपी के सामने मजबूर हो जाती है। बात करें चंद्रबाबू नायडू की ही पार्टी की, तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को किसी हाल में तैयार नहीं थे। बट 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ टाइम पहले चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ता है स्किल डेवलपमेंट घोटाले के जुर्म में। और 53 दिन जेल रहने के बाद जब चंद्रबाबू नायडू वापस आते हैं तो आते ही बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। आइए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं और वोट के समीकरण को समझते हैं। जब बात नीतीश कुमार की हो रही है तो हम बिहार का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, कोई भी बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं थी। फिर भी बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार में 40 में से 22 सीटें जीती थी और बीजेपी गठबंधन एनडीए 31, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी। बट उसके अगले साल विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी गठबंधन ओनली 58 सीटें जीतती है 243 में से, जिसमें बीजेपी की 53 सीटें थी। और वही महागठबंधन 178 सीटें जीतती है 243 में से, वो भी बीजेपी लहर में, जिसमें आरजेडी 80 सीट, जदयू 71 सीट, कांग्रेस 27। फिर 2020 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, जिसमें एनडीए 243 में से 125 सीट पर जीत हासिल करती है, जिसमें बीजेपी 74 सीट जीतने में कामयाब रही, ओनली नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वजह से। पर इसका नुकसान बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में होता है। विधानसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, बट लोकसभा में ओनली 4 सीट। और कांग्रेस को विधानसभा में 19 सीटें मिली थी, बट लोकसभा में ओनली 3 सीट। वही एक नजर मारिए एनडीए के सीटों पर, बीजेपी के पास 12 सीट, वही जदयू के पास ओनली 43 विधानसभा में सीट होने के बावजूद लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 12। एलजेपी के पास ओनली 1 सीट है विधानसभा में, बट लोकसभा में 5 सीटें। यहाँ एनडीए गठबंधन 40 में से 31 सीटें जीतती है और इसमें कोई शक नहीं ये सारे सीट बीजेपी के फेस पर ही जीता गया है। बट बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? ओनली 12। बीजेपी की सीटें इसलिए कम है क्योंकि बीजेपी 40 में से ओनली 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी और बाकी की 23 सीटें जदयू और एलजेपी में बांटना पड़ा। अब यहाँ पर बीजेपी 15 सीटें नीतीश कुमार और भी बाकी के पार्टियों में बांटकर 25 सीटों पर भी चुनाव लड़ती तो 20 सीटें बीजेपी आराम से जीत जाती। बट ऐसा होता तो नीतीश कुमार और एलजेपी बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ मिल जाते, जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भी अलग अलग राज्य में नीतीश कुमार की तरह क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी खत्म करना चाहती है ताकि गठबंधन करने की जरूरत ही ना पड़े और इलेक्शन का रुख अपोजिशन vs बीजेपी हो जाए। और ये बात कोई हमारा ओपिनियन नहीं है, ये बात खुद बीजेपी के एक भारी भरकम नेता जेपी नड्डा ने कुछ साल पहले पटना में ही कहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इस पर आपकी क्या राय है अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।